Sri Jaydev Galla. Thank you, sir. Sir, Tenali municipality comes under the Capital Region Development Authority of Andhra Pradesh. And after Vijayawada and Guntur municipal corporations, Tenali is the largest municipality in the CRDA region. In spite of this, Tenali does not have the basic urban infrastructure, such as underground drainage system. Being the 17th most populous city in AP and having a municipality more than a century ago in 1909, not much development has taken place. Tenali is often referred to as Andhra Paris because there's 3 canals that go through the city, sir. It is only after creation of the new capital of Amaravati that some development has started there. Recently, the water supply scheme has been completed under UID SSMT with a capacity supply of 135 LPCD for Tenali municipality. Now, in the absence of proper drainage, underground drainage and disposal system in the town, people are facing problems and open drainage is creating health hazards as wastewater generated finally reaches irrigation canals, and it not only contaminates the irrigation water, but also the groundwater, sir. To address this problem, a detailed project report with an estimated cost of 165 crores was prepared and sent to the Ministry of Urban Development through the AP Urban Finance and Infrastructure Development Corporation in March 2015 for approval and implementation. In view of the above, I request the Honourable Minister of Urban Development to kindly approve this project and implement it in a time-bound manner. Thank you, sir. Sri Shailesh Kumar Mandal. नियम 377 के अधीन आपने सूचना देने का मौका दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर, जो बिहार राज्य की राजधानी पटना के बाद दूसरा प्रमुख शहर है तथा सिल्क नगरी के नाम से भी मशहूर है। भागलपुर में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालय भी कार्यरत हैं, जिनके अंतर्गत हजारों अधिकारी तथा कर्मचारी कार्य करते हैं। इनके परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए भागलपुर शहर में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। जो नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय स्थित है वह करीब शहर से 40 किलोमीटर दूर NTPC कहलगांव है, जहां शहर से दूर बच्चों को भेजना संभव नहीं है। भागलपुर जिला मुख्यालय में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने से यहां के बच्चों को भी अच्छी तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सकेगी। भागलपुर स्थित तिलका मांझी विश्वविद्यालय के परिसर में अगर केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए तो यह उपयुक्त स्थल होगा, जिससे यहां शहर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र से भी छात्रों के आवागमन की दृष्टि से सुविधाजनक होगा। अतः सदन के माध्यम से भारत सरकार से मेरी मांग है कि भागलपुर जिले के शिक्षा के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए तथा केंद्र सरकार के अधिकारी तथा कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा की बेहतर सुविधा के लिए भागलपुर में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करने की मंजूरी देने का कार्य करें। धन्यवाद। थैंक यू जी। श्री राजू शेट्टी। सभापति महोदय, पिछले 20 साल में देश के विभिन्न राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 2 लाख से भी ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, किसानों को राहत प्रदान करने हेतु सन 2008 में केंद्र सरकार ने किसानों को ऋण माफी दे दी, लेकिन उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं और लागत मूल्य से भी कम दाम मिलने के कारण फिर से किसान बुरी तरह से ऋण के बोझ में फंस गए हैं। पिछले 5 सालों में बादल फटना, ओलावृष्टि, पाला पड़ना, गैर मौसमी बारिश, आंधी, तूफान, अकाल के कारण किसानों की फसल प्रतिवर्ष बर्बाद होती गई। किसानों का लागत मूल्य निरंतर बढ़ता गया। इसके परिणाम स्वरूप किसान फिर से बुरी तरह से कर्ज में फंस गया है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण किसानों को बार बार प्राकृतिक आपदाओं से लड़ना पड़ रहा है। मजे की बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार कोई और है, लेकिन सजा भुगत रहा है बेचारा बेकसूर किसान। मैं आपके माध्यम से सरकार को विनती करना चाहता हूं कि इस देश के किसानों को फिर से स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। वैश्विक मंदी का बहाना बनाकर कारपोरेट कंपनियों ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का आंकड़ा 1,24,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा लिया और इस आर्थिक संकट से जूझ रहे बैंकों को मदद करने के लिए इस साल बजट में वित्त मंत्री जी ने
25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यही न्याय देश के अन्नदाता किसानों के साथ भी होना चाहिए। देश के किसानों को आज की तिथि में जो ऋण है, उस ऋण पर लगे कुल ब्याज की राशि माफ करके केवल मूलधन की राशि को अगले 10 साल में समान किस्तों से बिना ब्याज के वसूल किया जाना चाहिए और किसानों को नए तरीके से अपनी ज़िंदगी और फसल संवारने के लिए उसको नया कर्जा देने की व्यवस्था करने की तुरंत आवश्यकता है। तभी इस देश के किसानों की आत्महत्या की तरफ जाने वाले कदम फिर वापस खलियान की तरफ मुड़ने की उम्मीद बढ़ेगी। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री दीप सिंह शंकर सिंह राठौड़। शरद त्रिपाठी जी। सभापति महोदय, सांसद निधि से कराए जाने वाले विकास कार्य के संबंध में सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि सांसदों को कार्यदायी संस्था चुनने का स्पष्ट तौर पर अधिकार नहीं दिया गया है, जिसके कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा आपसी कार्यदायी संस्था को कार्य आवंटित कर दिया जा रहा है, जो कि विकास कार्य को ठीक से संचालित नहीं कर पाते, जिसके कारण जनहित के विकास कार्य बाधित होते हैं। इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि संसद क्षेत्र विकास योजना के तहत जिला अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि उपलब्ध कार्यदायी संस्था की अद्यतन सूची उपलब्ध कराएं। साथ ही उन संस्थाओं के कार्य संबंधी अनुभव के बारे में विस्तृत जानकारी सांसदों के पास उपलब्ध रहे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस कार्य के लिए कौन सी कार्यदायी संस्था सक्षम होगी। उसी के हिसाब से सांसदगण सांसद क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत विकास कार्य का अनुमोदन करें। जिलाधिकारी संत कबीर नगर द्वारा स्थानीय स्तर पर जो संस्था उनको विशेष उनका भरण पोषण करने के लिए वादा कर रही है, उसको विशेष रूप से वह संरक्षित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि सांसद संत कबीर नगर के वर्तमान जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। उनका कहना है कि सांसद का अलग कार्य है और विधायक का अलग कार्य है। विधायक के लिए अलग पैमाना, सांसद के लिए अलग पैमाना। इससे यह लगता है कि जनपद में वह वहाँ की सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, विशेष तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। श्री कामाख्या प्रसाद तासा। Honorable Speaker, sir, the mission of Swachh Bharat Abhiyan is a national campaign by Government of India covering 441 statutory cities and towns to clean the streets, roads and infrastructure of the country. It was India's biggest ever cleanest drive and 3 million government employees and schools and colleges students of India participated in this event. It's turned into the national movement and it is one of the biggest initiatives of the welfare of the people of India by our government. But the ground reality on 1 year later, it was difficult to picture. At present situation, the both rural and urban areas are covered very badly with garbages. Both sides of the national highways are covered with plastic bottles and plastic bags, especially the tourist destination. So I request to government may issue instruction to every Gram Panchayat, town administration, urban local bodies of our county to take mission on priority basis, which it is mandatory for the human survival. Thank you. Thank you. Shri Sushil Kumar Singh. धन्यवाद सभापति महोदय। देश में 25-30 वर्ष पूर्व एक कृषक और आविष्कारक के द्वारा बिना डीजल और बिना पानी के पानी लिफ्ट कर किसानों के खेतों की सिंचाई करने के लिए एक स्वदेशी वाटर पंप टरबाइन का आविष्कार किया गया है, जो सैकड़ों हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करने की क्षमता रखती है और जो विश्व का एक अनूठा यंत्र है। इस यंत्र का नाम मंगल टरबाइन है। इस यंत्र को पेटेंट प्राप्त है एवं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ICAR ने इसे यथायोग्य तकनीकी और IIT ने इसे नोबेल इरिगेशन सिस्टम बताया। तत्पश्चात इस यंत्र को कपाट के द्वारा संचालित किया गया, परंतु कपाट द्वारा मशीन संचालन के लिए बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। तत्पश्चात इस प्रयोजन डॉक्टर मैथानी कमेटी का गठन किया गया और उक्त कमेटी की रिपोर्ट समर्पित करने के बाद भी आविष्कारक को बकाया राशि का भुगतान और न्याय प्रदान नहीं किया गया। आश्चर्य है कि मंगल टरबाइन के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के पाठ्यक्रम में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। राज्य के मुख्य सचिव और तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा इस स्वदेशी आविष्कार को अत्यधिक लाभप्रद बताया गया है, परंतु आविष्कारक सड़क पर भटक रहे हैं। सदन के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि मंगल टरबाइन के आविष्कारक को समुचित सहयोग प्रदान किया जाए
ताकि इस स्वदेशी तकनीक का विकास हो और बकाया राशि का भुगतान किया जा सके। धन्यवाद। श्री ओम बिरला। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा सहित देश के कई कृषि प्रधान इलाकों में रोजड़ों, नीलगाय, जंगली सुअर आदि जानवरों की द्वारा बड़ी मात्रा में किसानों की फसलें नष्ट की जाती है, जिनको गंभीर आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इस समस्या पर मेरे सहित देश के कई सांसदों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में मेरा आग्रह है कि वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों जैसे बाड़ाबंदी, ताराबंदी आदि प्रबंधों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करा देने का प्रावधान किया जाए और फसल बीमा में उक्त जोखिम को शामिल करने का प्रयास किया जाए तथा इन कार्यों को नरेगा में सम्मिलित किया जाए ताकि किसान अपनी फसल को बचा सके। थैंक यू जी। श्री लक्ष्मी नारायण यादव। सभापति महोदय, आपने सूचना देने के लिए का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मानव संसाधन विकास विभाग के शिक्षा के अधिकार के अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ख के अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिए जाने एवं उनको पढ़ाने के लिए न्यूनतम 25% आरक्षण देने का प्रावधान है। अधिनियम में इस प्रकार प्रवेश पाए विद्यार्थियों के लिए प्रवेश फीस की प्रतिपूर्ति की भी व्यवस्था है, परंतु वर्दी, पाठ्य पुस्तकें अभिभावकों को ही खरीदनी पड़ती हैं। इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इन पर होने वाले खर्च के कारण गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है और इस तरह से उक्त अधिनियम का उद्देश्य भी विफल हो रहा है और गरीब तबके के बच्चों को साक्षरता बढ़ाने के कार्यों में बाधा पैदा हो रही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और ऐसे विद्यार्थियों के लिए वर्दी, कापियां एवं विषयों की पुस्तकें आदि दिए जाने की उचित एवं आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि शिक्षा के अधिकार की सफलता और गरीब वर्गों के बच्चों को शिक्षा संबंधी आवश्यक सुविधाएं दिलाने के लिए अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क वर्दी, कापियां एवं पाठ्य पुस्तकें दिए जाने का प्रावधान किया जाए। धन्यवाद महोदय। श्री नाना भाऊ पाटोले। माननीय सभापति महोदय, तो 5 मई 2016 को समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रकाश में आई एक संगीन साइबर क्राइम के संबंधित वारदात केंद्र सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। इस घटना के तहत IRCTC की अधिकृत वेबसाइट को हैक कर दिया गया, जिससे 1 करोड़ से भी ज़्यादा ग्राहकों को डाटा हैक हो गया। इस वेबसाइट के द्वारा लाखों करोड़ों रुपयों का ट्रांजैक्शन भी होता है। इस वेबसाइट के देश के करोड़ों ग्राहक अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंकिंग के जानकारी डालते हैं। वेबसाइट को हैक होने से ग्राहकों की ये महत्वपूर्ण जानकारी उजागर होने पर ग्राहकों के सामने समस्या खड़ी होते हुए संभावना पैदा होती है। इसका रेलवे के ऑनलाइन टिकट खरीदी, होटल बुकिंग या अन्य सेवा संबंधों बिक्री पर असर पड़ता है। यदि ये वेबसाइट डार्कनेट के माध्यम से हैक हुई है तो इसका पता लगाना ही लोहे के चने चबाने समान है। ये डाटा हैक्स द्वारा आगे बेचा भी जा सकता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं ना हो, रोकने के लिए सरकार सख्त एवं आवश्यक कदम उठाए, जिससे ग्राहकों के सामने अनावश्यक परेशानी खड़ी न हो। धन्यवाद।